सभी पत्रकार बंधुओं का, आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि बड़े शार्ट नोटिस में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, सूचना दी थी, आप सब यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, कुछ इश्यूज थे, कुछ दुष्प्रचार चल रहा था मेरे विरुद्ध और उसका उत्तर देना, अपनी सोच, अपनी बात आपके माध्यम से शहर और जनता तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था, बहुत आवश्यक था। इसलिए मैंने बड़े शार्ट नोटिस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का प्रयास किया है। साथियों, आज एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ है और मैंने वैसे वो न्यूज़पेपर देखा नहीं है, पर आर्टिकल सोशल मीडिया में बड़ा सर्कुलेट हो रहा है और मैंने सोशल मीडिया में ही देखा है। और आर्टिकल में लिखा गया है कि काउंसलर जो वार्ड नंबर 7 का मैं हूं, अनिरुद्ध, उसने दुकान खरीदी है एक म्युनिसिपल काउंसिल की और उसके पिता के नाम, मेरे फादर के नाम भी एक दुकान है। और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ये दुष्प्रचार और ये इशू क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं जो पिछले 2-2.5 महीने का जो मेरा संघर्ष था, जो कौंसिल में मेरा विरोध, मेरा संघर्ष चल रहा था, ये उसका ही परिणाम है जो मुझे आज प्राप्त हुआ है। और बात रही दुकानों की, और मैं साफ करना चाहता हूँ, मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहता और आपके माध्यम से पूरे शहर को, पूरे स्टेट को बताना चाहता हूँ कि जब मैं काउंसलर नहीं था, क्योंकि मैं बाई इलेक्शंस में जीता था, आज से लगभग 9-10 महीने पहले दुकानों की ISBT, हमारे इंटर स्टेट बस टर्मिनल के वहाँ पर जो उसका वहाँ पर दुकानों की ऑक्शन हुई थी और मैंने वहाँ पर टेंडर भरा था और मैं भर सकता था, क्योंकि मैं काउंसलर नहीं था, कोई मैंने गैर कानूनी काम नहीं किया था, पूरे लीगल वे से टेंडर भरकर पूरी पारदर्शिता से मैंने दुकान हासिल की थी। कंपिटिटिव बिडिंग हुई थी वहाँ पर और मेरा नाम निकला था, मेरी दुकान निकली थी, और जिसमें वो लगभग दुकान थी 11,70,80,000 रुपये की, और अब तक मैंने 7.5 करीब 8 लाख रुपया मैं उस दुकान का दे चुका हूँ। उसके पश्चात मैं काउंसलर बन गया और मुझे पता था कि काउंसलर बनने के पश्चात मैं कोई भी म्यूनसिपैलिटी की जगह को उसका किराएदार नहीं बन सकता हूं, उसको नहीं रख सकता हूं। इस कारण से मैंने उस दुकान की ना ही अपने नाम पर अलॉटमेंट करवाई और ना ही उसके पैसे भरे और ना ही उसका म्यूनसिपैलिटी के साथ एग्रीमेंट करवाया और ना ही उसकी पोजेशन ली। पोजेशन माने मेरे पास उसका कोई कब्जा नहीं है, आज तक वो म्यूनसिपैलिटी के पास ही है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है, ना ही अलॉटमेंट है, ना ही एग्रीमेंट है और ना ही पोजेशन है, मैं टीनेंट नहीं बनता हूं। और जब तक मैं टीनेंट नहीं बनता हूं, मेरे पर कोई भी एक्ट नहीं लगता कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए। और जो अनर्गल और झूठा प्रचार उस आर्टिकल के माध्यम से किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि आप एक्ट को पढ़िए। वहां पर लिखा गया है 16L, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि 16L क्या कहता है। ये देखिए 16L, ये डिस्क्वालिफिकेशंस के रूल हैं एक्ट के, म्युनिसिपल एक्ट 2000 के। और ये L क्या कहता है? L कहता है इफ ही इज ए टेनेंट or lessee holding a tenancy or lessee under a municipality and is in arrears of rent of lease or tenancy held under the municipality, तब मैं डिस्क्वालीफाई होता। अगर मैं टेनेंट ही नहीं हूँ, मुझे कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? मैंने गैर कानूनी तरीके से दुकान खरीदी नहीं, मैंने पूरे लॉज को मानकर जो उसका प्रोसेस था, ट्रांसपेरेंट वे से उस प्रोसेस को फॉलो किया। बिडिंग में मेरी दुकान निकल गई, अब मैं टेनेंट नहीं हूँ, मुझे टर्मिनेट कोई कैसे कर सकता है? और बात रही दूसरी मेरे पिताजी की। साथियों, आज मैं थोड़ी इमोशनल बात करना चाहता हूँ, पूरे शहर को कहना चाहता हूँ। मेरे फादर एक टीचर हैं, पिछले दिनों 31 मार्च को वो रिटायर हुए थे। ठीक है, जब बंदा रिटायर होता है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति, वो सोचता है कुछ ना कुछ तो खरीदूं। जो 20, 30, 40 लाख उसको मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खरीदूं। साथियों, वहाँ पर दुकानों की ऑक्शन हुई थी, मेरे फादर ने वहाँ पर दुकान भरी। उनकी 19,20,000 रुपये की सबसे महंगी दुकान, वो 12-14 जो दुकानें उसमें से मेरे फादर की दुकान निकली। क्या एक मिडिल क्लास व्यक्ति, वो पूरा उम्र वो मास्टर की नौकरी करता रहा, अध्यापक था, अगर उसने दुकान लेना चाहा, उसका राइट नहीं था?
क्या गैर कानूनी काम कर दिया उसने? अगर ट्रांसपेरेंट वे से अगर वो दुकान लेता है, एक अध्यापक जो पूरी उम्र नौकरी करता रहा, क्या उसका कोई अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों का, बड़े बड़े ठेकेदारों का ही अधिकार है कि वो म्यूनसिपैलिटी की दुकानें खरीदेंगे? क्या जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो दुकान नहीं खरीद सकता? वैसे तो म्यूनसिपैलिटी में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। किनको रोजगार दे रहे हो? ये रोजगार है, कोई मिडिल क्लास व्यक्ति दुकान खरीदेगा तो वो गैर कानूनी बात हो जाएगी। मैं वो भी बात कहता हूँ, जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने वहाँ पे टेंडर भरा, उनकी दुकान निकल गई है, क्योंकि मेरा 15 दिन का वर्क था, मैं था नहीं यहाँ पर, मेरी दुकान वहाँ पर निकल गई है। मैंने उनसे पूछा कि आपने फार्म भरा था? मैंने भरा था फार्म, मेरी दुकान निकल गई है। मैंने कहा फार्म वापस ले लो, उस समय फार्म ले नहीं सकते थे। फिर भी मैंने कहा चलो आज दुकान निकल रही है, अगर आपका रेट निकल जाता है कोई बात नहीं, पर हम इसको आगे इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता था कि एक्ट में कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। वैसे मैं फंस नहीं सकता, क्योंकि टीनेंट में जब तक नहीं हूं मुझे कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप वहां पर उस आर्टिकल में लिखा है कि इनको टर्मिनेट किया जाए, चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर हमने कोई गैर कानूनी काम किया है, अगर मेरे पिता जो पूरी उम्र अध्यापक की नौकरी करते रहे, टीचर थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि मैं एक दुकान खरीद लूं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो मुझे टर्मिनेट कर दीजिए। अगर नहीं टर्मिनेट कर सकते, मेरी कंप्लेन करके तो माफी मांगिए। कहीं ना कहीं आपने मेरा जो सेल्फ जो रिस्पेक्ट है उसको ठेस पहुंचाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, बड़ी गंभीर बात है। जब मैं इस एक्ट को पढ़ रहा था, मैं आज पढ़ने लगा, पहले मैं भूल गया था, मैं डी सेक्शन पढ़ रहा था। ये देखिए डी सेक्शन इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की, इसमें लिखा है इफ ही वाज इंक्रोच्ड अपॉन इज ए बेनिफिशियरी ऑफ द इंक्रोचमेंट अपॉन एनी लैंड बिलोंगिंग टू और टेकन ऑन लीज और बाय और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ए म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात छोटी छोटी बात, मैं मोटी मोटी बात बताना चाहता हूं। इस एक्ट में, इस डी सेक्शन में लिखा है कि अगर कोई भी मेंबर जो इलेक्टेड है, अगर उसने इंक्रोच की हुई है लैंड, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी की हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, सोसाइटी की हो, चाहे पंचायत की हो, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे शहर को कहना चाहता हूं, भैया मैं तो जानता हूं वो आर्टिकल स्पॉन्सर्ड है, किसकी शय के ऊपर लगा है, पर उनका क्या, जो नहर के किनारे बहुत बड़ा गुफ्तगू बना हुआ है, क्या उसमें नहीं इंक्रोच की हुई लैंड? क्या उसमें गवर्नमेंट लैंड नहीं इंक्रोच हुई है? अगर उसमें गवर्नमेंट लैंड इंक्रोच हुई है, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, जिन्होंने आर्टिकल वो वाला बनाया था उस पर खबर लाइए, क्योंकि उस पर वो टर्मिनेट जरूर हो सकते हैं। मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मैं टर्मिनेट नहीं होगा, पर उसमें जो गुफ्तगू बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें लॉज को वायलेट किया गया है, गवर्नमेंट लैंड को कहीं ना कहीं इंक्रोच किया गया है, और कहीं ना कहीं इलीगल है वो स्ट्रक्चर। और उसमें अगर कोई फंसता है, जिनका वो है वो फंसते हैं वो मेंबर, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर उसकी जांच की जाए। हम पर झूठे आरोप लगाकर अगर आप सोचोगे कि अनिरुद्ध भारती इस संघर्ष को छोड़ देगा, डर जाएगा, ये बिल्कुल वो गलत फहमी में है। उन्होंने पिछले 2-2.5 महीने में देख लिया है मेरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट, मेरी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को, कि हमने 2-2.5 महीने से कितना संघर्ष किया और हमने कितना वादा कि हम संघर्ष कितना कर सकते हैं। इसलिए झूठे प्रचारों से कुछ नहीं होगा। और उस आर्टिकल में लिखा गया था कि थ्रू आरटीआई हमें इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे लगता है ऐसी कोई आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ी आरटीआई अनिरुद्ध बैठा है। मैं खुद बोलता हूँ मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो गैर कानूनी काम हुए हैं उनका जवाब मांगिए, आप नहीं मांगेगा। और मैं कहता हूँ कि जो आरटीआई की पॉलिटिक्स चल रही है, अब अनिरुद्ध लगाएगा आरटीआई। सिर्फ आरटीआई नहीं लगाएगा, विजिलेंस की इंक्वायरी भी करवाएगा, और जो चोरी कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करेगा। सिर्फ बात इसकी नहीं होगी इंक्रोचमेंट की, बात आएगी जो कोविड के समय जितना भी सामान खरीदा गया थ्रू जेम, किस किस का पोर्टल था, मेंबर हैं, वो भी मेंबर हैं। वहाँ पे सुना गया है कि हमारे जो काउंसलर जीते हैं उनके रिलेटिव्स के पोर्टल बनाकर वहाँ से सामान खरीदा जाता था।
ये भी मैं आरोप लगाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं यहां पर एक एक गली दो दो बार बनाई गई, ये भी आरोप है। थ्रू आरटीआई में पूरा इनका पर्दाफाश करूंगा। कितना तेल म्युनिसिपैलिटी में एक दिन में लगता है, जो व्हीकल्स चलाए जाते हैं उस पर भी आरटीआई से जवाब मांगा जाएगा। आरटीआई से जवाब मांगा जाएगा। कितने जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के नक्शे पास कर कर वहां बहुत बड़े बड़े कम्प्लेक्स और कमर्शियल हॉल्स बनाए गए, क्यों म्युनिसिपैलिटी ने आंखें मूंदी हुई थी, उस पर भी थ्रू आरटीआई जवाब मांगा जाएगा। बिल्कुल चुप नहीं रहा जाएगा। अगर ये सोचते हैं कि झूठे आरोप लगाकर, झूठा प्रचार कर कर हम पर के ना हमें डरा लेंगे, हमें ये धमका लेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। और मैं कहना चाहता हूं गुड गवर्नेंस ये नहीं होती। गुड गवर्नेंस होती है इस ऐसी जो इलीगल चीज़ों का विरोध करना, वो हम कर रहे हैं। और जो ये इलीगल चीज़ें कर रहे हैं वो बैड गवर्नेंस कर रहे हैं। और मैं एक बात छोटी सी और कहना चाहता हूँ कल के इंसिडेंट के ऊपर। ठीक है साथियों, कल ऐसी परिस्थिति बनी वहाँ पर कि हमारे 10 पार्षद पहुँचे। वैसे एक मैडम वहाँ पर पहुँच गए थे, सीओ साहब ने नहीं माना उनको। ठीक है, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता उसके ऊपर, पर मैं कहूँगा एक बात, सबको इतनी उत्सुकता बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी वो मीटिंग कॉल ऑफ हुई है और मोशन डिस्कस नहीं हुआ है। अंडर रूल जब तक मोशन डिस्कस नहीं होगा, रेजोल्यूशन पास फेल नहीं होता। जब तक रेजोल्यूशन पास फेल नहीं होता, अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि हमें मीटिंग करने का एक बार फिर मौका दिया जाए। और जल्द से जल्द हमें आश्वासन भी मिला है वकीलों की तरफ से, और हमें विश्वास भी है कि हमें मीटिंग कॉल की जाएगी। और दोबारा हमें अपने जो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था उस पर बहुमत साबित करने का हमें पर्याप्त एक बार मौका ज़रूर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।